हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 5C सेलिना कंसाइज फिजिक्स क्लास 9th ICSE बोर्ड आपके सामने लेकर हाजिर है। ओके बेटा। स्टूडेंट, ये जो यूनिट है एक्सरसाइज 5C, ये कोई नई यूनिट नहीं है। एक्सरसाइज 5A का ही थोड़ा सा बस एक्सटेंडेड वर्जन है। एक बस एक्स्ट्रा फॉर्मूला ऐड कर दिया गया है और उसी की बुनियाद पे आपके सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे बेटा जो बेसिक चीज़ है वो आपको जानना है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है। क्या है बेटा प्रिंसिपल? एक मिनट। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन होता क्या है आपको ये जानना है। इसी की बेसिस पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो जान लो और आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आप पीछे पढ़ के आए हो एक्सरसाइज 5A और 5B में। 5A और 5B लगाने के बाद ही इसको लगाना, डायरेक्ट मत लगाना वरना कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यानी कोई भी बॉडी फ्लोट कब करती है, यही तो होगा ना। तो बेटा आपको याद हो तो मैंने आपको 3 केस बताए थे, तीनों केस यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ। एक केस बताया था मैंने जिसमें आपकी बॉडी सरफेस पे ही रहती है। ठीक है, सरफेस पे रहेगी या उसका कुछ हिस्सा अंदर चला जाएगा, पानी का हो या लिक्विड का हो, कुछ भी। एक केस मैंने आपको बताया था जब आपकी बॉडी फ्लोट तो करती है लेकिन वो पूरी की पूरी क्या होती है, पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो जाती है। ठीक है, और एक केस मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी क्या होती है, पूरी तरीके से सिंक कर जाती है, डूब जाती है। एक बार फिर से बताता हूँ, यह चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ एक्सरसाइज 5A में बहुत डिटेल में। यहाँ थोड़ा सा आपको रिकैप करा देता हूँ। 3 केस होते हैं बेसिकली। एक में क्या होता है, बॉडी आपकी फ्लोट करती है लेकिन बॉडी का जो सारा पोर्शन है वो पानी के ऊपर रहता है। सेकेंड केस में क्या होता है, बॉडी आपकी फ्लोट तो इस केस में भी करेगी, सेकेंड केस में भी, लेकिन बॉडी का सारा हिस्सा, सारा पोर्शन पानी के सरफेस से टच होकर चलता है। ठीक है, ऐसा समझो कि सारा हिस्सा पानी के अंदर है और जो बॉडी का ऊपरी सतह है वो पानी से टच होकर चल रहा है। थर्ड केस क्या है, आपकी बॉडी पूरी तरीके से पानी में डूब गई। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस कब होता है बेटा, फर्स्ट केस कब होता है, जब आपका जो अपथ्रस्ट है जो कि नीचे से ऐड कर रहा है इधर से, जिसको आप FB कहते हो, बायएंड फोर्स, वो बड़ा होता है बॉडी के वेट के। ठीक है, यानी अगर FB बॉडी के वेट से बड़ा है तो बॉडी आपकी फ्लोट करेगी और पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर रहेगी, पानी के सरफेस के ऊपर, पानी कह लो या लिक्विड कह लो। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा बेटा, आपका जो FB होगा वो बॉडी के वेट के बराबर हो जाएगा। जो आपका FB होगा, बायएंड फोर्स जिसको आप अपथ्रस्ट कहते हो, वो बराबर हो जाएगा बॉडी के वेट के। ओके, थर्ड केस में क्या होगा, आपका जो बॉडी का वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ था, वो बायएंड फोर्स से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। या ऐसा समझो कि जो बायएंड फोर्स होगा वो आपके बॉडी के वेट के सामने छोटा हो जाएगा, बॉडी को संभाल नहीं पाएगा, इस वजह से बॉडी आपकी डूब गई। ठीक है, तो समझना बेटा, फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों में ही आपकी बॉडी फ्लोट कर रही है, लेकिन देखो बेटा दोनों में ज़रा सा अंतर है। फर्स्ट केस में पूरी की पूरी बॉडी आपकी पानी के सरफेस के ऊपर रहेगी। सेकेंड केस में पूरी की पूरी बॉडी आपकी डूबी रहेगी पानी के अंदर लेकिन फ्लोट करेगी। तो जो सेकेंड केस है ना, इसी की बुनियाद पे, जो सेकेंड केस है इसी की बुनियाद पे या इसी की बेसिस पे हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, रिलेशन उसमें यही इस्तेमाल होगा, FB का इस्तेमाल होगा और W का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। FB क्या होता है बेटा, बायएंड फोर्स। बायएंड फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, ये होता है, इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसके अंदर आपकी बॉडी डूबी हुई है। सेकेंड केस की बुनियाद पे ये फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है। ठीक है,
और इनटू में ग्रेविटी। ये हो गया। W क्या है? वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी आप कैसे निकालते हो? मास इंटू ग्रेविटी से निकालते हो। वेट ऑफ द बॉडी कैसे निकालते हो? मास इंटू ग्रेविटी से। और मास को कैसे निकाल सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। समझ लो यहाँ पे, ये समझ गए ना? ये फॉर्मूला प्री डिफाइन है, ये सब मैं पहले ड्राइव करके आया हूँ एक्सरसाइज 5A में, ठीक है? फिर से नहीं यहाँ ड्राइव करने वाला। W होता है बेटा मास इंटू ग्रेविटी, समझो पहले, ठीक है? अब यहाँ पे हमको मास का रिलेशन चाहिए, तो मास का रिलेशन देखो कहाँ से मिलेगा, साइड में देखो। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर भेज देंगे तो मास क्या आ जाएगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ठीक है? तो इस मास की जगह आप क्या रख सकते हो? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी को यहाँ पे हम डी से ना दिखा करके रो से दिखाते हैं। डेंसिटी किसकी लेंगे? सॉलिड की। इंटू में ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना? और इंटू में ग्रेविटी। अब एक चीज़ और समझना, ये वाला वॉल्यूम और ये वाले वॉल्यूम में अंतर है। सर कैसे अंतर है? देखो, ये वाला जो वॉल्यूम है ना, ये सबमर्ज्ड पार्ट का है, जितना आपका हिस्सा पानी के अंदर डूबा है। ऑल तो यहाँ पूरा डूबा है, लेकिन हर केस में पूरा नहीं डूबा रहेगा, समझ रहे हो? कुछ केस में क्या होगा कि कुछ हिस्सा पानी के बाहर भी रहेगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, लेकिन यहाँ पे दो केस बनते हैं। कुछ केस में क्या होता है, पूरा का पूरा हिस्सा पानी के अंदर डूब जाता है। कुछ केस में क्या होता है, कुछ हिस्सा पानी के अंदर रहता है, कुछ हिस्सा पानी के बाहर रहता है, ठीक है? तो जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला भी है, ये सबमर्ज्ड पार्ट का है, ठीक है? समझ गए ना? इसको चाहे आप स्मॉल वी कर लो ऐसे करके। और जो ये वाला भी है, ये पूरी बॉडी का है, पूरी बॉडी का होल वॉल्यूम है, ठीक है? ये दोनों इक्वल हैं, FB और W यहाँ से इक्वल है ना, दोनों की इक्वेशन को पुट कर दिया जाए तो FB बराबर W है। FB की वैल्यू रखो V इंटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू में ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू में, ठीक है? V का मतलब होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और इंटू में ग्रेविटी। ग्रेविटी से ग्रेविटी कैंसिल आउट हुआ, स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये आपका रिलेशन होता है। समझ में आया कुछ? थोड़ा बहुत? परेशान मत हो, ये सारी चीज़ें क्या क्या है मैं लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पे देखो लिख दे रहा हूँ। जो स्मॉल v है, ये है मिनट वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी का जितना हिस्सा पानी के अंदर डूबा है, स्मॉल v वो वॉल्यूम है। कैपिटल V क्या है? ठीक है, होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बॉडी का जितना टोटल वॉल्यूम है, होल वॉल्यूम कह लो या टोटल वॉल्यूम कह लो, होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। क्लियर है? ये दोनों तो समझ ही रहे हो आप। रो इसका मतलब क्या हो? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है? और रो एल का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है ना? समझे? तो बस प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये है कि कोई भी बॉडी फ्लोट कब करती है, या तो जब बायंट फोर्स की वैल्यू या अपथ्रस्ट की वैल्यू वेट ऑफ द बॉडी से बड़ी होगी तब करेगी, या कब करती है, अपथ्रस्ट की वैल्यू वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होती है। इस केस में भी दो केस बनते हैं, मैंने बताया। कुछ केस में क्या होगा, कुछ हिस्सा पानी के ऊपर रहेगा और कुछ हिस्सा पानी के नीचे रहेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, सारी की सारी बॉडी डूबी होगी पानी के अंदर। क्लियर है? समझ में आया? तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का अगर आपको एक बेसिक स्टेटमेंट पूछा जाए कि बेसिक स्टेटमेंट क्या है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का, तो आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे बताओ? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का एक बेसिक स्टेटमेंट है
कि वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी यानी जो बॉडी तैर रही है उसका अगर वेट आपको निकालना है, वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट, इज इक्वल टू द वेट, WT शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड by the submerged part। समझ रहे हो? यानी जो बॉडी फ्लोट कर रही है अगर उसका वेट निकालना है तो वो इक्वल होगा उसी बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया गया लिक्विड उसके सबमर्ज्ड पार्ट से। या तो सीधा सीधा समझो, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड किसके बराबर होता है? आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से अपथ्रस्ट का ही तो बराबर होता है या बायन फोर्स का ही तो बराबर होता है। तो इसको आप एक अलग दिशा भी दे सकते हो, यानी एक अलग स्टेटमेंट भी बना सकते हो कि वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट, या वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट, या वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द बायन फोर्स। ठीक है, देखो तीन स्टेटमेंट बन रहा है। वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट, और वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट किसके बराबर होता है? अपथ्रस्ट कह लो या बायन फोर्स कह लो। ठीक है, तो ये है बेसिक एक स्टेटमेंट और ये आपका एक छोटा सा डेरिवेशन था और आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब इसकी बुनियाद पे क्वेश्चन करते हैं। देखो आसान है क्वेश्चन, हो जाएगा, आप परेशान न होइए, इतनी सी जगह में हो जाएगा। सॉल्यूशन देखो इसका, कह रहा है रबर बॉल फ्लोट्स ऑन वाटर विद इट्स 1/3 वॉल्यूम आउटसाइड वाटर। कह रहा है एक रबर बॉल है जिसका 1/3 वॉल्यूम पानी के बाहर है, तो पानी के अंदर कितना होगा बेटा? यहाँ पे लिखोगे पहले वॉल्यूम ऑफ रबर सबमर्ज्ड, समझ रहे हो कि रबर का कितना वॉल्यूम पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, आपको ये चीज़ पता करना है। तो टोटल वॉल्यूम V हो जाएगा, उसमें से माइनस कर दोगे। पानी के बाहर कितना वॉल्यूम है? 1/3 यानी 1/3V। इसको सॉल्व कर लो, 3 को V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3V, माइनस में ये है आपका 1V अपॉन में 3, 3V में से 1V माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2V अपॉन में 3, यानी ये हिस्सा आपका पानी के अंदर डूबा हुआ है। टोटल वॉल्यूम कितना है बॉडी का? V है, लिख लो चाहे तो, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी ये कितना दिया है आपको? ये आपको V दिया है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या डेंसिटी ऑफ रबर कह लो, डेंसिटी ऑफ रबर ये आपको पता करना है, समझ रहे हो। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड आप कितनी लोगे? ये तो डिपेंड करेगा कि आप किस में पता करना चाह रहे हो, SI यूनिट में या CGS यूनिट में। ठीक है, आपका जो आंसर है वो SI यूनिट में दिया है, यानी kg/m³ में दिया है। तो आप यहाँ पे जो लिक्विड आपका क्या है? यहाँ पे वाटर है। आप यहाँ पे जो वाटर की डेंसिटी लोगे ना वो SI यूनिट में लोगे, और SI यूनिट में वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg/m³। समझ रहे हो? इस फार्मूले में उठा के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आप देखो इस फार्मूले में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल v क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट। सबमर्ज्ड पार्ट कितना है? 2V अपॉन में 3, तो रख दो 2V अपॉन में 3 अपॉन में v क्या है? कैपिटल V। वॉल्यूम ऑफ द होल बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द होल बॉडी कितना है? V है, पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ S सॉलिड क्या है? रबर है, ये आपको पता करना है। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है? 1000 है, पुट कर दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। V से V कैंसिल आउट हुआ, 1000 को इधर भेज दोगे तो हो जाएगा 2/3 इंटू में 1000 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ रबर। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे 2000 आ जाएगा। ठीक है, 2000 को जब आप 3 से डिवाइड कराओगे, ऐसे डिवाइड करा लोगे ना, तो बेटा 666.66 आएगा। कितना आएगा देख लो, डिवाइड करा लोगे ना, डिवाइड कराने नहीं बैठा यहाँ में। 666.66 ऐसे करके आएगा। और जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे पूरी तरीके से तो ये कितना आ जाएगा बताइए?
667 kg पर मीटर क्यूब। समझ रहे हो, ये वाली भी यूनिट किस में होगी, kg पर मीटर क्यूब में होगी। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। मेन बेटा आपको ये है, अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप यहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे आसानी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या लिखा है ज़रा देखिए। लिखा है अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 24 kg फ्लोट्स ऑन वाटर। द वॉल्यूम ऑफ वुड इज 0.032 मीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एंड द डेंसिटी ऑफ वुड। आसान क्वेश्चन है, देख लो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन कह रहा है कि लकड़ी का टुकड़ा है जिसका मास दिया हुआ है 24 kg। अच्छा, मास कितना दिया है, 24 kg दिया है, तो बेटा वेट कितना हो जाएगा, 24 kgf हो जाएगा। ये चीज़ तो समझते हो आप, ठीक है। अच्छा, वेट दिया, अरे मास दिया है 24 kg, वेट कितना हो जाएगा 24 kgf। ये चीज़ समझ गए। अब इसके बाद समझना, लिखा है फ्लोट्स ऑन वाटर, वाटर पे फ्लोट कर रहा है। वाटर पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अच्छा, तो बेटा वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बताना। पहले मैं आपको ये बताऊंगा डेंसिटी ऑफ वुड। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। डेंसिटी ऑफ वुड, वुड का मास कितना है बेटा 24 kg है। डेंसिटी ऑफ वुड कैसे पता करोगे, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वुड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वुड, ऐसे ही तो पता करोगे। मास कितना है बेटा 24 है, वॉल्यूम कितना है लकड़ी का दिया हुआ है 0.032। अब देखो पॉइंट के बाद 3 गिनती है ना, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 3 0 बढ़ा देंगे। अब इसको रिड्यूस कर सकते हो 8 से, 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा। ओके, अब इसको 4 से भी रिड्यूस कर सकते हो, 4 25 ज़ा 100 हो जाएगा, 1 0 लिख दोगे तो आंसर कितना आ गया 750 आ गया। किसमें, kg पर मीटर क्यूब में। और अगर इसको आप थोड़ा सा और साइंटिफिक नोटेशन तौर पे लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 7.50 इंटू में 10 की पावर 2 kg पर मीटर क्यूब। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात सेम है। इसके बाद क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यानी वो हिस्सा आप लकड़ी का बताइए जो कि पानी में डूबा हुआ है। यही तो मतलब है ना बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या था, अभी पीछे जाना है हमने, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी अपॉन में टोटल वॉल्यूम, यही तो है ना, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आपको ये वाला स्मॉल भी पता करना है, ठीक है ना, पता कर लेते हैं। चलिए, ये हो जाएगा V अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द वुड कितना दिया है 0.032। अब देखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड यहाँ पे क्या है, रबर ही तो है, रबर की कितनी दी है 750 दी है, लिख लो। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अच्छा लिक्विड यहाँ पे वाटर है, और वाटर की डेंसिटी आप लोगे किस में, kg पर मीटर क्यूब में लोगे, क्योंकि सारी यूनिट kg पर मीटर क्यूब में है। और वाटर की डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में कितनी होती है 1000 होती है। ठीक है, सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो भी कितना आ जाएगा 750 अपॉन में 1000 इंटू में इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 0.032। ठीक है, पॉइंट हटेगा, नीचे 3 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे देखो, 0 से 0 गया, 25 से काटो, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, फिर 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा, ठीक है, फिर 4 से काट दो, 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा 100, आगे एक 0 लिखा है 0 लिख देंगे, फिर 2 1 ज़ा 2
125 सा आंसर कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट 3/125। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, समझ रहे हो, इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं, सॉल्व करके बता दूँ। सॉल्व आप कर लीजिएगा, मैं जल्दी से कर देता हूँ। 3 को आप डिवाइड कर दोगे 125 से तो आंसर आ जाएगा 0.024। आंसर कितना आ गया, 0.024 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। समझ में आया अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ वुडन क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज 700 ग्राम, what part of it remains above the water surface while floating vertically on the water surface। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझो। सॉल्यूशन कह रहा है एक वुडन क्यूब है जिसकी साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर और जिसका मास दिया हुआ है 700 ग्राम, ठीक है। What part of it remains above the water surface, कह रहा है उसका कितना पार्ट वाटर सरफेस के ऊपर ही रहेगा जब वो फ्लोट कर रहा है वर्टिकली ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है। यानी आसान क्वेश्चन है, यानी वो बॉडी फ्लोट कर रही है। अगर बॉडी फ्लोट कर रही है, समझो मेरी बात, अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो जो अपथ्रस्ट होगा वो बॉडी के वेट के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? बॉडी का मास दिया हुआ है आपको कितना बेटा, 700 ग्राम। वेट कितना हो जाएगा बॉडी का, 700 ग्राम फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, समझ रहे हो, जो आपका अपथ्रस्ट होगा, अपथ्रस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी के हिसाब से, यानी वेट ऑफ द बॉडी के बराबर। वेट ऑफ द बॉडी कितना है, 700 ग्राम फोर्स है, ठीक है। अब इधर कुछ थोड़ा सा डायग्राम उसको समझ लो, चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ये आपका पानी का सरफेस है, ये आपका क्यूब बना हुआ है, कुछ हिस्सा क्यूब का पानी के अंदर है, कुछ हिस्सा बाहर है। क्यूब की जो साइड है वो 10-10 सेंटीमीटर दी है, यानी 10 सेंटीमीटर लेंथ भी होगा, 10 सेंटीमीटर आपका ये ब्रेथ भी होगा और 10 सेंटीमीटर पूरी क्या होगी, ये हाइट भी होगी, ठीक है। समझ गया ना? अब समझना, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें आपकी बॉडी डूबी हुई है, इनटू में जी की वैल्यू तो रखते नहीं हैं, क्योंकि अगर जी की वैल्यू रखेंगे तो अब थ्रस्ट न्यूटन में आ जाएगा। यहाँ पे हमको ग्राम फोर्स में दिया है तो जी की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 700 ग्राम फोर्स। अब मेन दिक्कत ये है कि वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट, या इसको ऐसे कर लो स्मॉल v, ये आपको पता होना चाहिए। पता कर लोगे, देखो कैसे पता करोगे। कौन सा हिस्सा है जो पानी के अंदर डूबा है आपका, यानी इतना सा हिस्सा, ये कौन सा शेप बना रहा है, पूरा तो आपका क्यूबाइड है, ऐसा माफ करिएगा, पूरा तो आपका क्यूब है क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, लेकिन जो आपका पानी के अंदर हिस्सा डूबा है ये कौन सा शेप बना रहा है, ये आपका क्यूबाइड शेप बना रहा है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ तो 10-10 है, लेकिन हाइट इसमें 10 नहीं रहेगी क्योंकि टोटल हाइट 10 है, और लेकिन इसका कुछ ही हिस्सा डूबा है पानी में तो वो 10 नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है 10 से कम रहेगी। तो 10 से कितनी भी कम रहे हम उसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यानी जो हाइट आपकी इस शेप की या इस बॉक्स की पानी के अंदर डूबी है उसको आपने x मान लिया। तो अंदर कौन सा शेप बनेगा, क्यूबाइड बनेगा, ठीक है। क्यूबाइड कैसे हो जाएगा बेटा, क्यूबाइड का शेप क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ 10 हो जाएगी, ब्रेथ 10 हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है बेटा, बताना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड आप कितनी लोगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आप 1 लोगे, क्योंकि वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, क्योंकि ये भी ग्राम फोर्स में दिया था। इनटू में g इज इक्वल टू 700, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ,
0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर नीचे है। तो ऊपर कितना होगा बेटा, टोटल हाइट थी 10 सेंटीमीटर, नीचे है पानी के 7 सेंटीमीटर, दोनों को माइनस कर दोगे, आंसर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। 7 सेंटीमीटर पानी के नीचे है, तो पानी के ऊपर कितना होगा, टोटल हाइट थी 10 सेंटीमीटर, 10 में से 7 को माइनस कर दिया, 3 सेंटीमीटर जो है आपके जो शेप था वुडन क्यूब उसका पानी के ऊपर रहेगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है अ पीस ऑफ वैक्स फ्लोट्स ऑन ब्राइन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्स्ड। डेंसिटी ऑफ वैक्स दी है और डेंसिटी ऑफ ब्राइन दिया है। तो आसान क्वेश्चन है, जो मैंने आपको इसमें एक फार्मूला ड्राइव कराया है इसी वीडियो में, उसी के बुनियाद पे है ये। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा। देखो फार्मूला क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन अपॉन में टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यही होता है ना। अच्छा, आपसे यहाँ पे ये चीज़ पूरी पूछ रहा है, यानी ये चीज़ आपसे यहाँ पे पूरी की पूरी पूछ रहा है। पूछा है ना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्स्ड, इसके वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन इमर्स्ड है, यानी डूबा हुआ है। यानी फ्रैक्शन का मतलब यही होता है कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एज इट इज़ रखोगे। ठीक है, सॉलिड यहाँ पे क्या दिया है, वैक्स दिया है। वैक्स की डेंसिटी कितनी दी है, 0.95। ओके, ब्राइन सॉल्यूशन होता है आपका एक, ठीक है, वो लिक्विड है। यहाँ पे लिक्विड क्या है, ब्राइन है। ब्राइन की डेंसिटी कितनी दी है, 1.1। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद 2 गिनती है, पॉइंट के बाद 1 गिनती है, तो 1 0 बढ़ा दोगे। अब ऊपर भी देखो पॉइंट के बाद 2 गिनती हो गई, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 गिनती हो गई, हट जाएगा। आंसर कितना आ गया, 95 अपॉन में 110। ठीक है, 5 से रिड्यूस कर दो, 5 19 ज़ा हो जाएगा और 5 22 ज़ा हो जाएगा। आंसर कितना आया, 19 अपॉन में 22। ठीक है, कुछ नहीं करना। इसके बाद 19 को 22 से क्या करोगे बेटा, डिवाइड कर दोगे। आंसर कितना आ जाएगा, 0.86 आ जाएगा। 0.86 आ गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। पूछा नहीं था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्स्ड, उसके वॉल्यूम का कितना इमर्स्ड है, तो 0.86 इमर्स्ड है, यानी डूबा हुआ है। 0.86 डूबा हुआ है, तो बाहर कितना होगा, 0.14। ठीक है ना, समझे कि नहीं। इतना हिस्सा क्या है, इमर्स्ड है, ये इमर्स्ड हिस्सा है। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है। लिखा है इफ द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आइसबर्ग विल रिमेन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ सी। ठीक है, सिंपल है ये भी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है ना वैसे ही है। अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो कि नीचे रहेगा, सबमर्ज्ड रहेगा पानी के नीचे या वाटर लिक्विड के नीचे, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब देखो स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V। डेंसिटी ऑफ सॉलिड यहाँ पे क्या दी हुई है बताइए, एज अ सॉलिड यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, आइस जो दिया है वो एज अ सॉलिड है। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी दी है 0.9। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे क्या है, वाटर है। वाटर की डेंसिटी कितनी है, सी वाटर की डेंसिटी 1.1 है। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V इज इक्वल टू 9/11 आ गया। ठीक है, इस v को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 9/11 पार्ट ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल वॉल्यूम का 9 हिस्सा डूबा हुआ है पानी के अंदर, तो बाहर कितना होगा,
टोटल हिस्सा 11 है, टोटल पार्ट 11 है, उसमें से 9 हिस्सा ओरिजिनल वॉल्यूम का डूबा हुआ है पानी के अंदर। तो बाहर कितना हिस्सा होगा? तो 2/11 हिस्सा क्या होगा? पानी के ऊपर होगा। ठीक है, कहीं कहीं भी ये भी पूछ सकता है कि कितना हिस्सा पानी के ऊपर है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, ऐसे पता करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है। लिखा है अ पीस ऑफ वुड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड हाइट 15 सेंटीमीटर फ्लोट्स वर्टिकली विद इट्स हाइट 10 सेंटीमीटर इन वाटर एंड 12 सेंटीमीटर इन स्पिरिट, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एंड स्पिरिट। आसान क्वेश्चन है। देखो कह रहा पीस ऑफ वुड है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर जो कि वर्टिकली फ्लोट कर रहा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर वो पानी में डूबा है, यानी 2 केस दिए हैं, और 12 सेंटीमीटर वो स्पिरिट में डूबा है। समझो पहले क्या कह रहा है। बेसिकली यहाँ पे 2 केस दिए हैं, ठीक है ना। इसमें भरा है वाटर एज अ लिक्विड और दूसरे केस में क्या भरा है? स्पिरिट भरा है, स्पिरिट। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे कोई शेप है, दोनों में डूबा है। ओके, आप देखो समझना, ये दोनों बक्सा एक, दोनों बक्से की लेंथ जो है एक ही है। हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। दोनों का क्रॉस सेक्शन भी सेम है, यानी अगर इसका क्रॉस सेक्शन ए मानते हो आप, मान लो ए है इसका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया, तो इसका भी क्या है? एरिया ए है। दोनों की हाइट कितनी है? 15-15 है। बस फ़र्क ये है कि इतने में डूबा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और इसमें डूबा है 12 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट कितनी है बेटा? टोटल हाइट दोनों में है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे आपसे वुड की डेंसिटी पूछ रहा है और स्पिरिट की डेंसिटी पूछ रहा है। समझो पहली बात, एक में आपसे वुड की डेंसिटी पूछ रहा है, यानी ये जो लकड़ी है इसकी पूछ रहा है, और दूसरे केस में क्या पूछ रहा है? ये जो लिक्विड है ना, स्पिरिट, इसकी डेंसिटी पूछ रहा है। तो आसान है, कर लेंगे। देखो कैसे होगा सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अगर आपको कहा जाए कि मास ऑफ वुड निकालो, किसका निकालो? मास ऑफ वुड, तो निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो कैसे, समझना। ठीक है, मास ऑफ वुड के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं? देखो यहाँ पे देख लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला याद है। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा? वॉल्यूम इधर जाके डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वुड, जिसको आप रो से दिखा रहे हैं, इंटू में वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ वुड तो आप एज इट इज़ रखे रहोगे। यहाँ पे वॉल्यूम को आप लिख सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में हाइट। क्या लिख सकते हो? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में हाइट। क्रॉस सेक्शन एरिया इस वुड का कितना है? ए है। ठीक है ना। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है पूरे वुड की? 10 नहीं लेंगे, ठीक है, पूरे वुड की लेंगे। हाइट कितनी है? 15 है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ये आ गया आपका मास। अब अगर वेट की बात किया जाए बेटा, वेट की बात, तो वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी होता है। मास आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है? रो ऑफ वुड, यानी डेंसिटी ऑफ वुड इंटू में ए इंटू में 15, ये हो गया मास, और इंटू में जी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? आपका वेट हो जाएगा। ये जो वेट होगा ना, ये केजीएफ में होगा। किस में होगा? सॉरी, केजीएफ में तो नहीं होगा, सेंटीमीटर में दिया ना, तो ये जीएफ में होगा। ठीक है, ग्राम फोर्स में होगा। ये जो आपका वेट होगा ना, ये किस में होगा? ग्राम फोर्स में होगा। अब बेटा लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से जो आपका लकड़ी का जो वेट है, यानी जो वुड का वेट है, ये अपथ्रस्ट के बराबर होगा। ये भी आप जानते हो, तभी तो ये फ्लोट कर रहा है। जहाँ पे आपका वेट ऑफ वुड और अपथ्रस्ट बराबर हो जाएगा, वहीं पे आपको ये केस देखने को मिलेगा, यानी फ्लोटेशन होगा। ठीक है, यानी
अपथ्रस्ट किसके बराबर हो जाएगा बेटा? अपथ्रस्ट आपका वेट ऑफ वुड के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अपथ्रस्ट असल में होता क्या है, देख लो। वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ, लिख दो यहाँ पे, सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड यहाँ पे वाटर है, और इनटू में जी, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट। सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया है कि एरिया, सॉरी, वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला यहाँ पे बताया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में हाइट। क्रॉस सेक्शन कितना है डूबे हुए पार्ट का? ए है। हाइट कितनी है डूबे हुए पार्ट की? देखो डूबे हुए पार्ट की हाइट कितनी है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। इनटू में लिक्विड यहाँ पे वाटर है, और वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होती है? 1 होती है, इनटू में जी हो गया, ठीक है। ये आपका वेट ऑफ वुड आ गया है, ये अपथ्रस्ट आ गया है, और लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से वेट ऑफ वुड इज इक्वल टू अपथ्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या हो जाएगा बताइए? वेट ऑफ वुड विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट, यही तो होगा ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो वेट ऑफ वुड कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वुड इनटू में ए इनटू में 15 इनटू में जी इज इक्वल टू, ठीक है। अपथ्रस्ट कितना है, ये है ए इंटू में 10 इंटू में 1 इंटू में जी, ठीक है। अब देखो जी से जी कैंसिल आउट हुआ, चाहे इधर ला के कैंसिल आउट कर लो डिनोमिनेटर में, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 5 3 ज़ा, समझ रहे हो कि नहीं? 5 3 ज़ा कितना हो गया? 15 हो गया, और 5 2 ज़ा कितना हो गया? 10 हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पहले ये बताओ। ओके, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वुड कितना आ जाएगा ज़रा बताइए बेटा? ये 2 है, इधर 3 अपॉन में जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। डेंसिटी ऑफ वुड जो भी आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 0. चाहे 667 लिख दो, चाहे 67 लिख दो, तो मैं 667 ही लिख दे रहा हूँ जो बुक में लिखा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आया कैसे जानते हो ना? नहीं जानते हो तो लो देख लो, बता देता हूँ। डिवाइड करना है बेसिकली 2 को 3 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा दिया, 3 6 18, पॉइंट लगा है, फिर से 0 बढ़ा देंगे, 6 बार में गया 18, रिमाइंडर बचा 2, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 6 18, ठीक है ना। माइनस किया, 2 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा देंगे, 3 6 18, ऐसे चलता चला जाएगा। अब ये वाला क्या है, 5 से बड़ा है ना, तो इसमें उठा के 1 को जोड़ दिया, तो आंसर कितना आ गया? 0.667 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो आगे 0 लगा दिया शो के लिए, ठीक है। समझ में आया? चलिए, ये तो हो गया बेटा आपका वुड की डेंसिटी। अब आपको पूछ रहा है कि स्पिरिट की डेंसिटी निकालो, ठीक है। तो स्पिरिट की डेंसिटी निकालने के लिए भी आप सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे। सेम कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा? देख लो कि जो आपका अपथ्रस्ट होगा, ना, वो वेट ऑफ वुड के बराबर होगा, वेट ऑफ वुड के बराबर होगा। अब देखो, अब आपके लिए चीज़ें थोड़ा आसान रहेंगी, ठीक है। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट, यहाँ पे लिखोगे सबमर्ज्ड पार्ट इनटू में डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, यहाँ पे आप स्पिरिट ले रहे हो ना लिक्विड को, और इनटू में जी। वेट ऑफ वुड देखो कैसे निकलेगा बेटा, वेट ऑफ वुड कैसे निकलेगा? डेंसिटी ऑफ वुड लिखोगे
देखो वेट ऑफ वुड कैसे निकलेगा, डेंसिटी ऑफ वुड लिखोगे। डेंसिटी ऑफ वुड यहाँ पे आपकी आ चुकी है, कितनी आई थी, 2/3 आई थी ना, फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, इनटू में ए, इनटू में 15 और इनटू में जी। यहाँ पे लिख लो, आंसर निकल आएगा। और देखो यहाँ पे देखो, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, स्प्लिट के केस में जो हाइट है आपकी जो कि पानी के अंदर है वो है आपकी 12, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इनटू में ये आपकी स्प्लिट की डेंसिटी हो गई, रो ऑफ स्प्लिट इनटू में जी इज इक्वल टू 2/3 इनटू में ए इनटू में 5 सॉरी इनटू में 15 इनटू में जी। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे होगा, जी से जी कैंसिल आउट होगा, ए से ए कैंसिल आउट होगा, ठीक है। 3 1 जा 1 मिनट, 12 कैसे कैंसिल आउट हुआ, ए से ए कैंसिल आउट होगा ना, 12 कैंसिल आउट नहीं होगा अभी। 3 1 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा, यही होगा ना। अच्छा, इसके बाद देखो क्या होगा बेटा, 2 1 जा हो जाएगा और यहाँ पे 2 6 जा हो जाएगा। 6 को इधर नीचे ले आओगे तो स्प्लिट की डेंसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, 5/6। और 5/6 को अगर आप सॉल्व करोगे, ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे भी वो वाला किया था, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 0.833 0.833 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स इन वाटर विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वुड व्हेन द सेम ब्लॉक इज प्लेस्ड इन ऑयल, 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्स्ड इन ऑयल, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑयल। आसान क्वेश्चन है, समझेंगे थोड़ा सा सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है एक वुडन ब्लॉक है वाटर में जिसका 2/3 हिस्सा सबमर्ज्ड है, यानी आपको यहाँ पे स्मॉल v की वैल्यू दे दी है 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। ठीक है, समझ गए ना। आपसे पूछ क्या रहा है, डेंसिटी ऑफ वुड पूछ रहा है और लिक्विड के तौर पे आपको वाटर दिया है, तो उसकी डेंसिटी तो आपको पता होनी ही चाहिए। अगर SI यूनिट में लेंगे तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, अगर CGS यूनिट में लेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये आपके ऊपर है कि आप किस में ले रहे हो, समझ गए ना बेटा। चलो तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, स्मॉल v की वैल्यू दी है 2/3V अपॉन में टोटल वॉल्यूम को आपने V ही माना है। ओके, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड के तौर पे आपको ब्लॉक दिया है वुडन ब्लॉक, तो यहाँ पे आप डेंसिटी ऑफ वुड लिख दो, ज़्यादा बेहतर होगा। लिक्विड के तौर पे आपको वाटर दिया है तो डेंसिटी ऑफ वाटर रखोगे यहाँ पे। वाटर की डेंसिटी SI यूनिट में 1000 होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। V से V कटा, 1000 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2/3 इंटू में 1000 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वुड। दिखाई दे रहा है ना बेटा। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ वुड कितनी आ गई, लिख लो कितना हो जाएगा, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2000 अपॉन में 3। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, तकरीबन 667 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। समझ में आया अच्छे से। अब सेम चीज़ पार्ट 2 में भी अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो पार्ट 2 में क्या दिया है आपको, यहाँ पे जो स्मॉल v की वैल्यू है यानी जो सबमर्ज्ड पार्ट है वो दिया है 3/4। ठीक है, 3/4 दिया है ना, इसका मतलब 3/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सेकेंड केस में आपका सॉलिड क्या है, आपका
वुड ही है, तो देखो स्मॉल वी की जगह आप रखोगे 3/4 V, टोटल वॉल्यूम की जगह आप वी ही पुट करोगे। सेकेंड केस में आपका जो सॉलिड है वो आपका क्या है, वुड है, और वुड की डेंसिटी आप पता कर चुके हो कितनी आई है 667, तो यहाँ पे पुट कर दो 667, ठीक है। आपको यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता करनी है, और लिक्विड यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल हुआ है सेकेंड केस में, ऑयल, देखो ना ऑयल प्लेस्ड इन ऑयल लिखा है, वी से वी कटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा बताइए, 667, चाहे 3/4 को नीचे पूरा ले आओ फिर 4 ऊपर चला जाएगा, ऐसा कर लो, ठीक है ना। मैंने क्या कहा है, इसको आप इधर ले गए, 3/4 को नीचे ले आओ, 3/4 को नीचे ले आओ। नेक्स्ट केस में क्या होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यही तो होगा ना। तो 667 इंटू में 4 अपॉन में 3, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लोगे ना, 667 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आंसर आएगा 2668, इसको फिर डिवाइड कर दो आप किससे बेटा, 3 से, ओके। तो आंसर आ जाएगा 889.33। पॉइंट को यहाँ पे निगलेक्ट किया गया है तो आप डायरेक्ट लिख दो 889 kg पर मीटर क्यूब। समझ में आया अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या लिखा है। लिखा है डेंसिटी ऑफ आइस 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट ऑफ सी वाटर इज 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन आइसबर्ग विच फ्लोट्स विद इट्स वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब अबव वाटर। आसान क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लो, साइड में डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। समझना कि एक आइसबर्ग है जो कि फ्लोट कर रहा है, और बताया गया है कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है यानी जो पानी के ऊपर का हिस्सा है उसका वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है, 800 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, जो पानी के ऊपर का हिस्सा है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वी मान लो, ठीक है। तो जो पानी के नीचे का हिस्सा है यानी ये वाला, ये कितना हो जाएगा बताओ, टोटल वी है, पानी के ऊपर 800 है, तो ये कितना हो जाएगा जो पानी के नीचे होगा, v में से आप 800 माइनस कर दोगे, यही तो हो जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग सबमर्ज्ड, यही तो होगा ना। अप्लाई कर लो, स्मॉल v कितना आ जाएगा, v टोटल, जितना भी टोटल वॉल्यूम होगा उसमें से 800 माइनस कर दोगे, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, सॉलिड के तौर पे क्या इस्तेमाल किया गया है, आइस की डेंसिटी है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या इस्तेमाल किया जाएगा, लिक्विड के तौर पे यहाँ पे क्या है, सी वाटर है, और सी वाटर की डेंसिटी 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फार्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, स्मॉल वी अपॉन में कैपिटल वी इज इक्वल टू 0.92, एक मिनट फार्मूला लिख लो, यहाँ पे फार्मूला लिख लो, ज़्यादा बेहतर होगा। स्मॉल वी अपॉन में कैपिटल वी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर है। स्मॉल वी की वैल्यू कितनी है, बताओ, वी टी माइनस 800 अपॉन में वी टी इज इक्वल टू, सॉलिड की डेंसिटी कितनी है 0.92 है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 0.10, एक मिनट क्या लिख दिया, 1.025 है, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद न्यूमरेटर में 2 गिनती है, पॉइंट के बाद डिनोमिनेटर में 3 गिनती है, तो ऊपर भी 3 गिनती बढ़ा तो 1 0 करके, अब बराबर हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1025 को मल्टीप्लाई करोगे वी टी माइनस 800 से, और 920 जाके वी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 920 वी टी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 1025 वी टी माइनस में 800 इंटू में 1025 इज इक्वल टू 920 वी टी। अब आपको कुछ नहीं करना है,
920 V2 को इधर लाओ, माइनस ये पूरा एज अ वन टर्म है, ये माइनस में है ना, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1025 VT ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 920 VT इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 800 इंटू में 1025। क्लियर है? माइनस करो कितना आएगा, 80 इधर से बचेगा और 25 उधर से, तो 105 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 105 VT इज इक्वल टू 800 इंटू में 1025, तो VT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 800 इंटू में 1025 अपॉन में 105। ये किससे सॉल्व होगा बताओ? 5 से तो जा ही रहा है, 5 से काट दो, 5 2 ज़ा 5 0 ज़ा 5 5 ज़ा, फिर 5 21 ज़ा। ठीक है, और रिड्यूस हो रहा है मेरे ख्याल से, और नहीं होगा ये। अब इसको डायरेक्ट वो कर लो, सॉल्व कर लो आप। 205 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 800 से, आंसर आएगा 1,64,000। इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे बेटा? 21 से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 7809.5। देख लो यहाँ पे कितना है, 1,64,000 आया था, इसको आपने 21 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 7809.5। ठीक है, यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फाइनल आंसर। VT कितना आ गया? 7809.5 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, लिखा है अ वेदर फॉरकास्टिंग प्लास्टिक बलून ऑफ वॉल्यूम 15 मीटर क्यूब contains hydrogen of density 0.09 kilogram per meter cube. The volume of an equipment carried by a balloon is negligible compared to its own volume. The mass of empty balloon is 7.15 kg. The balloon is floating in air of density 1.3 kg per meter cube. Calculate the mass of hydrogen in the balloon, the mass of hydrogen and balloon, the total mass of hydrogen balloon and equipment if the mass of equipment is x kg. Okay. The mass of air displaced by balloon and the mass of equipment using the law of flotation. स्टूडेंट ये इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन ये है बहुत ये आसान क्वेश्चन। इसको हम कुछ पार्ट में करेंगे तोड़ तोड़ के, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन को एक साथ समझने की कोशिश नहीं करते, वरना उलझ के रह जाओगे। पहले जो जो दिया उसको लिखोगे। ठीक है, अब देखो अ वेदर फॉरकास्टिंग प्लास्टिक बलून ऑफ वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बलून दिया है ना, तो VB करके लिख लो। वॉल्यूम ऑफ बलून कितना दिया है? 15 मीटर क्यूब सिंपली। ठीक है, कंटेन्स हाइड्रोजन ऑफ डेंसिटी, हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी दी है? 0.09 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो द वॉल्यूम ऑफ एन इक्विपमेंट कैरिड बाय अ बलून इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू इट्स ओन वॉल्यूम। ओके, ठीक है, द मास ऑफ एम्प्टी बलून इज, अब देखो मास ऑफ बलून, सिर्फ मास ऑफ बलून कितना दिया है? 7.15 kg। ठीक है, द बलून इज फ्लोटिंग इन एयर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया है? समझ गए ना, मास ऑफ बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया है? 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब क्या पूछ रहा है आपसे? कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन इन द बलून। हाइड्रोजन का मास बलून में कितना होगा, आपसे ये चीज़ पूछ रहा है। समझो, पहले आपको मास ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है। ठीक है, मास निकालने का एक अलग तरीका भी तो है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे तो मास पता चल जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू में वॉल्यूम ऑफ बलून। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मत करना, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आपका गैस है। हाइड्रोजन उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जितना आपका गुब्बारे का होगा वॉल्यूम। जितना उसमें जगह होगी उतनी आपकी हाइड्रोजन की भी वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन का डेंसिटी कितना है? 0.09 है।
मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ बलून कितना है 15 है, आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 135, 2 गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे से, तो ये हो जाएगा 1.35 kg। ये आपका आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी पहला पोर्शन हो गया आपका, आसानी से देखो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द मास ऑफ बलून एंड हाइड्रोजन। अच्छा, मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन आपसे पूछ रहा है, तो पता कर लेंगे। मास ऑफ बलून आपको यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 7.15 दिया है kg में, और मास ऑफ हाइड्रोजन अभी आपने निकाला है 1.35, दोनों को प्लस करोगे आंसर कितना आ जाएगा 8.50 kg, या सिर्फ आप 8.5 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्या है, द मास ऑफ हाइड्रोजन बलून एंड इक्विपमेंट। हाइड्रोजन का भी मास, बलून का भी मास, इक्विपमेंट का भी मास, और इक्विपमेंट का मास कितना दिया है x kg। निकाल लेते हैं, चलिए। मास ऑफ बलून, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ इक्विपमेंट, उसके अलावा जो है तीनों का मास मिला के कितना हो जाएगा, इन दोनों का मास मिला के कितना है 8.5 है, 8.50 कुछ भी लिख लो, प्लस में मास ऑफ इक्विपमेंट कितना दिया है x दिया है, तो 8.5 प्लस में x, ये kg में आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से। तो इसमें देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, वीडियो बंद हो गई थी सोचे से मैं रुक गया। लिखा है द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून, ये आपको पता करना है, द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून। तो बेटा जो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून होगा ना, वो आपका अपथ्रस्ट के ही बराबर तो होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम मास में तो डील करते नहीं अपथ्रस्ट में। तो आप यहाँ पे लिखोगे वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट, वो आपका अपथ्रस्ट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून क्या होगा, मास ऑफ एयर इनटू में ग्रेविटी, क्योंकि वेट का फॉर्मूला तो यही होता है, मास इनटू में ग्रेविटी। अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू में डेंसिटी ऑफ एयर और इनटू में जी। ठीक है ना, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, मास ऑफ एयर कितना आ जाएगा बताइए ज़रा। वॉल्यूम ऑफ बलून कितना है 15 है, यहाँ पे देखो 15 मीटर क्यूब दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया है 1.3 kg पर मीटर क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा देखिए, 15 को 13 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर एक गिनती के बाद पीछे से क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, 195 आएगा, 15 को 13 से करेंगे, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 19.5 kg आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया मास ऑफ एयर। अब समझो अगली चीज़ क्या कह रहा है, द मास ऑफ इक्विपमेंट यूजिंग द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। मास ऑफ इक्विपमेंट भी बताना है। अब देखो मास ऑफ एयर में बेटा समझो पहले मेरी बात, मास ऑफ एयर में 3 चीज़ों का मास होगा, बलून का भी मास होगा, हाइड्रोजन का भी मास होगा, और क्या होगा इक्विपमेंट का भी मास होगा, तभी तो फ्लोट कर रहा है, जब तीनों चीज़ का मास बराबर आएगा। ठीक है, तो यानी मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ इक्विपमेंट मिला करके 19.5 के बराबर हो जाएगा, यानी 8.5 प्लस में x किसके बराबर आएगा 19.5 kg के। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 19.5, 8.5 इधर आएगा तो -8.5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 11, हाँ 11 kg आ जाएगी। समझ में आ रहा है अच्छे से, यानी आपका जो मास इक्विपमेंट है वो आपका 11 kg आ चुका है। ओके बेटा, और मैं कहा ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।